डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत है और मैं हैदराबाद शहर का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ड्राइवर हूं और एक करोड़पति के लिए उनकी गाड़ी चलाने का काम करता हूं। मेरे मालिक का नाम है मिस्टर सत्यम जी और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। जब भी मुझे वो कोई काम कहते हैं मैं बड़ी ईमानदारी से वो काम करता हूं और उन्होंने कभी भी किसी को नहीं डांटा। वो हमेशा सबसे बड़े प्यार से बात करते हैं। मुझे कई बार उनके विरोधी कई लाख रुपए देने का वादा कर चुके हैं, बस मैं उनके लिए एक छोटा सा काम करूं। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनकी सारी जानकारी मैं अगर उन्हें दे दूं तो वो मुझे कई लाख रुपए देंगे। लेकिन मैंने अपने मालिक के साथ कभी गद्दारी नहीं की, बल्कि मैं तो सीधा उनके पास जाता हूं और उन्हें इसके बारे में बताता हूं और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यही कहते हैं, तुम एक ईमानदार इंसान हो। और मेरी जिंदगी का नियम भी यही है, जिसके लिए काम करो ईमानदारी से काम करो, ताकि मरते वक्त जब भगवान को जवाब देना हो तो यही देंगे कि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का हक नहीं मारा, ऐसे ही जिंदगी जिया, चाहे गरीबी में ही जिंदगी क्यों ना बिताई हो। मैं 3 सालों से उनके लिए गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसे बदलेगी मुझे पता नहीं था। हम हैदराबाद से चेन्नई जाने वाले थे। उनकी मीटिंग थी। वो अकेले ही गाड़ी में बैठे हुए मुझसे बातें कर रहे थे। हम हाईवे पर थे। अचानक हमारी गाड़ी पर गोलियां बरसनी शुरू हो गई। आसपास 2 गाड़ियां थी। वो हमें मौत के घाट उतार देना चाहते थे। एक गोली मेरे कंधे पर लगी थी। सत्यम जी के कंधे पर और छाती पर 2 गोलियां लग चुकी थी। मैंने गाड़ी ऐसे भगाई कि बस अब जिंदगी और मौत का सवाल था। बड़ी तेज गाड़ी हाईवे से निकालकर भीड़ से दूर मैं कंपनी के ऑफिस के अंदर ले आया। गेट बंद करवा दिए और ऐसे हम बच पाए। मैं भी बेहोश हो गया था और वो तो पहले से ही बेहोश थे। उसके बाद मुझे नहीं पता हम कब अस्पताल पहुंचे। जब दूसरे दिन मेरी नींद खुली थी, मैंने सबसे पहले एक ही सवाल पूछा था, सत्यम जी ठीक तो है ना? वो बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं नहीं चाहता उन्हें कुछ हो। और मुझे डॉक्टर ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। उनकी आंख पहले खुल गई थी। तुम लग रहा था थोड़ा खून बहने के कारण कोमा में चले गए हो, लेकिन तुम भी अब ठीक हो। 10 दिन बाद हमें डिस्चार्ज किया गया और सत्यम जी ने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की थी। मैंने उनसे पूछा था, जी वो कौन थे जो हम पर गोलियां चला रहे थे? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। अमीर लोगों को मारने की कोशिश कई बार की जाती है। मैं नहीं जानता मैंने ऐसा दुश्मन कब बना लिया। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन मुझे वो मौत के घाट उतार देना चाहते थे। कौन है मैं ढूंढ नहीं सकता। पुलिस में कंप्लेंट जरूर की है, अब पुलिस वाले करेंगे जो करना है। 15 दिन बाद सत्यम जी ने मुझे कहा कि अब नई गाड़ी ली जा चुकी है। ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है, गोलियां अंदर नहीं आ सकती। लेकिन इसके बाद उनके बेटे ने कहा कि अब आपकी गाड़ी कोई और नहीं चलाएगा, मैं चलाऊंगा। आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन सत्यम जी कह रहे थे कि अभिजीत बहुत अच्छा इंसान है, इसने मुझे बचाया है। लेकिन उनका बेटा जिद्दी था, कहने लगा नहीं, अब कोई और गाड़ी नहीं चलाएगा। उसकी शंका मैं समझ सकता था, वहां कुछ भी हो सकता था। फिर सत्यम जी ने मुझे कहा, देखो तुम बहुत ज्यादा भरोसेमंद हो, लेकिन अब तुम मेरी गाड़ी नहीं चला सकते, मुझे माफ करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें मैंने काम से निकाल दिया है। मेरे पास एक और काम है, ऐसा काम जो मैं सिर्फ किसी भरोसेमंद को दे सकता था। अब से मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानता हूं। मेरा असली बेटा थोड़ा जिद्दी है, अब गाड़ी वो चलाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा काम देना चाहता हूं जो बहुत मुश्किल है
और तुम्हारे सिवा शायद मैं किसी पर भरोसा कर भी ना सकूं। बताओ, हामी भरोगे और मैं तुम्हारी तनख्वाह जो अब ले रहे हो उससे 10 गुना कर सकता हूं। बताओ, बात मानोगे या नहीं? मैं हैरान था। मैंने कहा, जी ऐसा कौन सा काम है? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं सिर्फ गाड़ी चला सकता हूं। तब सत्यम जी ने कहा, बात गाड़ी चलाने की नहीं है, बात ऐसी चीज की है जो तुम्हारे पास है, और ये सिर्फ बहुत ज्यादा अमीर इंसान के पास होती है। जो दिल से अमीर होता है वो है ईमानदारी। छोटे मोटे गिरे हुए इंसान ईमानदारी को समझ नहीं सकते, वो इसमें गरीब होते हैं। तुम बहुत अमीर हो, बस वो काम क्या तुम करोगे? मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम पहले हामी भरोगे कि तुम मेरे लिए हमेशा के लिए ईमानदार रहोगे। मैंने कहा, जी मुझे कुछ समय चाहिए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी लगती है, मैं इस जिम्मेदारी के लिए सही हूं या नहीं मैं समझना चाहूंगा। सत्यम जी ने कहा, बिल्कुल, तुम 1-2 दिन लेना चाहती हो तो ले सकते हो, जिससे बात करना चाहते हो तुम कर सकते हो। फिर मैंने अपने दोस्तों से, अपने साथियों से थोड़ी बात की कि वो मुझे एक ऐसा काम देना चाहते हैं जो थोड़ा मुश्किल है और ईमानदारी वाला काम है। क्या मुझे यह काम करना चाहिए? मेरे कई साथियों ने मुझे कहा, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो धोखे की सीढ़ियों को चढ़कर शोहरत की मंजिल तक पहुंचते हैं। इसमें हो सकता है किसी की जान भी लेनी पड़े। इसीलिए अगर कोई ऐसा काम कह रहा है तो उसमें जान का खतरा हो सकता है। सोचकर काम करना। अब मेरे साथियों ने, परिवार वालों ने डरा दिया था, लेकिन मुझे सत्यम जी पर पूरा भरोसा था। मैंने काम को हामी भर दी और फिर सत्यम जी ने मुझे ऐसा काम बताया जो बहुत खतरनाक लग रहा था। उन्होंने कहा कि ये काम तुम्हें तभी करना होगा जब बारिश होगी। बाकी दिन तुम घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऑफिस के आसपास रहना, मजे करना, जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। जब बारिश होने वाली हो तब उस पुराने प्राइवेट जंगल में तुम्हें जाना होगा। पता है उस जंगल के बारे में? मैंने कहा, जी उसके बारे में तो सब जानते हैं। सबसे पहले आपने उस जंगली जमीन को खरीदा था। आपको पेड़ पौधे बहुत ज्यादा पसंद हैं। वहां पर आपकी सिवा कोई नहीं जा सकता। आप उस जंगल की सफाई करते हैं और कभी कभी अधिकारी वहां पर आकर जाते हैं। आपको वो जंगल इसलिए पसंद है ना कि सबसे पहले खरीदा था। तो मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा, वाह, तुम बहुत अच्छे से जानते हो। एक खास कारण है कि मैं वहां पर किसी को जाने नहीं देता, और तुम्हें जो काम करना होगा वो उस जंगल में करना होगा। है काफी बड़ा जंगल और ये काम भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये काम तुम्हें सिर्फ दिखा सकता हूं करके, बताऊंगा नहीं। अब इंतजार करो, जिस दिन बारिश होने वाली होगी हम वहां पर पैर रखेंगे। मैं थोड़ा घबरा चुका था। ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो सिर्फ बारिश वाली रात को करना होगा? तो मैंने इंतजार किया। लगभग 8 दिन बाद रात के वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। सत्यम जी ने मुझे फोन किया, क्या तुम काम के लिए तैयार हो? गाड़ी निकालो, हम उस जंगल की तरफ जाएंगे। 8 बजे होंगे। गाड़ी लेकर हम उस गेट तक पहुंचे थे। ये बड़ा प्राइवेट जंगल है और चारों तरफ बड़ी 4 दीवारी की गई है। उस प्राइवेट जंगल के अंदर कोई नहीं आ सकता। वो मुझे उसके अंदर ले जा रहे थे। मैं खुद को बहुत खुश नसीब मान रहा था। क्या पता वहां मुझे क्या देखने को मिले। लगता है अंदर साफ सफाई का काम करना होगा। बारिश में जो गंदगी होती होगी उसे साफ करना होगा। फिर सत्यम जी मुझे अंदर लेकर गए। उन्होंने गेट लगाया। अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ था। उन्होंने कहा, तुम यहां पर रह सकते हो, ये लो चाबी, अब तुम अंदर आ सकते हो, इसे देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बारिश होने से पहले पहले तुम्हें यहां पहुंचना है, इंतजार करना है, और बारिश में क्या होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। लेकिन क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं, बताओ। मैंने कहा, जी पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा, तो चलो, अब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, पहले तो घूमते हैं। जब बारिश तेज हो जाएगी मैं तुम्हें काम भी समझा दूंगा, चलो मेरे साथ। मैं उनके साथ
जंगल में घूमने लगा। यहां पर कोई जानवर नहीं था, पंछी जरूर थे और बंदरों को रोका नहीं जा सकता, वो भी भारी संख्या में थे। फलों के पेड़ लगे हुए थे जिनसे फलों को उतारा नहीं गया था। पत्तियां काफी ज्यादा थी, ये साफ था कि यहां पर सफाई नहीं होती। पगडंडियों पर घास उग चुकी थी, यानी यहां पर किसी का आना जाना नहीं है, बिल्कुल जैसे छोड़ा गया जंगल हो। हम वहां पर घूमते गए। 11 बजे तक बारिश बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी और तब सत्यम जी ने कहा, तैयार हो जाओ, बारिश तेज हो चुकी है। फिर अचानक कुछ गिरने की आवाज हुई। पूरे जंगल में बारिश तो हो रही थी लेकिन बहुत ज्यादा आवाज हुई। फिर सत्यम जी ने कहा, चलो चलो उस तरफ हमें बढ़ना है। हम उस तरफ बढ़ने लगे और फिर मैंने देखा उस जंगल में सूट बूट डाले हुए एक लाश पड़ी थी। सत्यम जी जैसे ही करीब पहुंचे, उन्होंने गर्दन पर उंगली लगाकर सबसे पहले यह चेक किया कि वो इंसान जिंदा है या नहीं। मैं तो घबरा चुका था, मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे। फिर उन्होंने कहा, चलो चलो मेरा हाथ बंटाओ, देखो इसकी जेब में क्या है। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड या किसी और चीज को तुम्हें नहीं निकालना है, जो तुम्हें कीमती लगता है तुम्हें उसे निकालना होगा, जल्दी करो। फिर मैंने बाजुओं को देखा, टांगों को देखा। गले में सोने की चेन थी, एक बाजू में सोने की घड़ी थी, जेब में कुछ रुपए थे, कुछ सोने के सिक्के थे। हर एक महंगी चीज को शरीर से निकाला गया। फिर मैंने कहा, जी जी इस लाश के साथ क्या करना है? सत्यम जी ने कहा, कुछ नहीं करना है, छोड़ दो, बाकी का काम हो जाएगा। चलो चलो अब वापस हमें उसी घर तक पहुंचना होगा। आज के लिए इतना काफी है, तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना होगा। वापिस घर की तरफ आते हुए मैं सोच में पड़ा हुआ, ये लाश किसकी है? सत्यम जी ऐसे तो नहीं लगते, लेकिन ये तो सच में किसी को मारा गया है। ऐसा लग रहा था जैसे सर पर चोट लगी हो। फिर जब हम घर में पहुंचे, सत्यम जी मुझसे बात कर रहे। अब बताओ तुम मेरे लिए कितने ईमानदार हो? यहां पर जो होगा बाहर जाकर किसी को बताओगे तो नहीं? मैंने कहा, जी जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यहां जो भी होगा वो हम तक सीमित रहेगा। लेकिन वो आदमी कौन था? उन्होंने कहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं हर चीज तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन क्या तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ भी बुरा नहीं करता? मैंने कहा, जी बिल्कुल, मैं इतने समय तक आपके साथ रह चुका हूं। तो उन्होंने कहा, बस यही मान लो कि वहां तुमने जो देखा वो असल में कुछ अलग था, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मुझ पर भरोसा रखो। जब भी भीषण बारिश होगी तुम्हें जंगल में घूमना होगा, तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे गिरे हुए, मुर्दा, और तुम्हें उनकी जेब, उनके शरीर पर जो भी है उसे निकालना होगा और यहां लेकर आना होगा। समझ गए ना काम? फिर उन्होंने मुझे कुछ नियम भी बताए। उन्होंने मुझे एक डायरी दी और कहा, मैंने कुछ नियम बनाए हैं, इसमें वो नियम लिखे हैं, तुम ईमानदार हो तो इन पन्नों को पढ़ना और समझना कि वो नियम तुम्हें मानने हैं, यहां पर ऐसा ही करना है। देखो मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं यहां पर ज्यादा रुक नहीं सकता, लेकिन ये काम तुम करते रहना जब भी बारिश हो। मैंने फिर उन्हें कहा, जी बारिश तो बहुत ज्यादा हो रही है, और क्या ऐसा सिर्फ एक बार ही होगा? मतलब उन्होंने कहा, नहीं बारिश ज्यादा हो रही है और सुन रहे हो ना, आवाजें भी थोड़ी हो रही हैं, तो अगर अब भी तुम और ज्यादा काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। बस इस डायरी को थोड़ा पढ़ लेना, ये नियम है, ये तुम्हें मानने होंगे। मैं गाड़ी लेकर निकलता हूं, तुम यहां से बाहर आ जाओगे ना, खुद ही टैक्सी वगैरह कुछ ढूंढ लोगे, और याद रखना यहां से चलकर थोड़ी दूरी तक जाना, वहां से टैक्सी लेना। किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुम यहां पर आते जाते हो, किसी को भी अंदर मत आने देना। मेरी इजाजत के सिवा यहां कोई नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। ये कहकर सत्यम जी यहां से जा चुके थे और मैं उस घर की छत पर चढ़कर दूर दूर तक इस जंगल को देख पा रहा। और फिर मैंने अपने चेहरे पर हाथ मारा और कहा, हे भगवान, मैं किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? नहीं नहीं, सत्यम जी अच्छे इंसान हैं, वो कुछ बुरा नहीं कर सकते। देखते हैं
ये कौन हो सकते हैं लोग? हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें दौरा पड़ा हो या उनके साथ हादसा हुआ हो, लेकिन फिर लाश यहाँ क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो, मुझे भरोसा है, मैं और कोशिश करता हूं। फिर मैंने रेनकोट डाला और जंगल में एक लाइट लेकर मैं घूमने लगा। आवाज कई तरफ से हुई थी, लेकिन मुझे लगा जो सबसे करीब मुझे कोई मिला तो मैं उसके शरीर से वो सामान उतारूंगा। मुझे एक और लाश मिली। ये लाश किसी लड़की की थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, कपड़े भी जले हुए लग रहे, लेकिन उसने गले में एक लॉकेट डाला हुआ था, कुछ अंगूठियां थी, एक चेन थी और एक पैर में ब्रेसलेट की तरह कुछ डाला हुआ। ये पायल नहीं थी, कुछ अजीब ही था। मैंने हर चीज को निकाला। फिर मैं उस लड़की के चेहरे की तरफ देखने लगा। आधा चेहरा भले ही जला हुआ था, लेकिन उसका बाकी आधा चेहरा बड़ा खूबसूरत था। मुझे घृणा सी हुई इस काम से, लेकिन फिर काम तो काम होता है, ये कहकर मैं वापस घर में आ गया। जिसके बाद बारिश कम होने लगी और अब ये काम मैं नहीं कर सकता था। उन्होंने मुझे खास तौर पर कहा है बारिश में करना है। मैंने डायरी निकाली और घबराते हुए मैं डायरी को पढ़ने लगा था। अब उन्होंने अपने हाथ से ये नियम लिखे थे। उनके हाथ कांप रहे होंगे। ये उनकी राइटिंग जरूर थी, लेकिन बड़े डरते डरते हुए उन्होंने ये लिखा था। साफ साफ था कि जो भी कोई काम करे ये डायरी उसे देनी होगी और ये नियमों को वो मानेगा या नहीं शायद उन्हें उस समय पता नहीं था। पहला नियम, सवाल नहीं पूछना है। यहां पर क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करनी है। चुपचाप अपना काम करना है। दूसरा नियम, किसी के चेहरे की तरफ ज्यादा समय तक नहीं देखना है। उसे पहचानने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ अपने काम से काम रखना है। और तीसरा नियम, खास तौर पर शुरू में यह देखना है कि वो मरा हुआ है या जिंदा है। गर्दन पर उंगली लगाने के बाद चलती हुई नब्ज को पहचानना है। अगर तो मरा हुआ है तो जल्दी जल्दी सामान को उतारना है। अगर वो जिंदा है तो वहां से भागना है, इससे पहले कि वो पीछा करे, वो देखे। आपको वहां से निकलना है। फिर मैं सोचने लगा, काम तो बड़ा अजीब लगता है। अगर वहां कोई जिंदा हुआ तो भागना है वहां से, लेकिन क्यों? मैं अब इन नियमों का पालन करने वाला था। बारिश रुक चुकी थी तो मैं वहीं पर सो गया और सुबह सुबह वो आगे वाला गेट बंद करने के बाद मैं ऑफिस की तरफ निकला। ईमानदार था, दिन हो चुका था तो मुझे ऑफिस में रहना होगा, लेकिन ऑफिस में अब मैं गाड़ी चलाने वाला नहीं था। सत्यम जी ने खास ऑर्डर्स दिए थे कि मेरी प्रमोशन हो चुकी है, अब मैं एक अलग विभाग में काम करता हूं, इसीलिए अब मुझे कोई ड्राइवर नहीं कहेगा। सब मेरी बड़ी इज्जत करने लगे कि सत्यम जी को तुम पर पूरा भरोसा है, तुमने उनकी जान बचाई है ना, इसीलिए वो तुम्हारी प्रमोशन कर चुके हैं। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? अब सत्यम जी ने कहा था ये उनका एक खास काम है, वो थोड़े डॉक्यूमेंट्स को संभालेगा, मेरे लिए वो खास काम करेगा जो वो किसी को बता नहीं सकता। सबने पूछा तो मैंने मना कर दिया। फिर सत्यम जी ने मुझे ये भी कहा, तुम ये कह सकते हो कि तुम जंगल की सफाई वगैरह का काम करते हो, वो काम जो कोई और नहीं कर सकता, थोड़ा कम हो, मैं तुमसे वो काम करवाता हूं ताकि किसी को शक ना हो। मैं डरते डरते 5 दिन तक ऑफिस में जाता रहा और सत्यम जी ने कहा तुम घूमने जाना चाहते हो तो घूम सकते हो, वैसे भी अगले कुछ दिनों तक बारिश तो नहीं होने वाली। मैं घूमने के लिए गया, लेकिन मेरी तनख्वाह मुझे महीने के बाद मिलने वाली थी। चाहे मैं घूमूं फिरूं, बस बारिश की रात को मुझे उस जंगल में पहुंचना है। और लगभग 6ठे दिन बारिश होने वाली थी। मैं पहुंच गया उस घर में। रात के वक्त बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने रेनकोट डाला और मैं जंगल में भटकने लगा। मैं एक लाश को ढूंढना चाहता था और वहां पर एक लड़के की मुझे लाश मिली। उस लड़के की उम्र रही होगी 16-17 साल। अभी बहुत जवान ही था, लेकिन उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे और उसने ज्वेलरी भी पहनी हुई। एक एक करके मैं उन गहनों को उतारता गया, लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान उसके चेहरे की तरफ पड़ा, मैंने नजरें नीचे कर ली। मैं नियम तोड़ना नहीं चाहता था। चेहरों को नहीं घूरना है, किसी को पहचानना नहीं है, शायद इसके पीछे कोई कारण होगा।
लेकिन जैसे ही मैं उसके गले की चेन उतारने वाला था, मेरी उंगलियों पर खून लगा। मैंने उसकी शर्ट को पूरा खोला। उसकी छाती पर एक निशान था, चाकू के गोदने का निशान। किसी ने उसकी छाती पर चाकू मारा होगा और उसे मौत के घाट उतारा होगा। तब उसकी लाश शायद यहां फेंकी गई होगी। गहने सब कुछ उसके गले में या उसके शरीर पर थे। मैंने सब कुछ निकाला, लेकिन अब मुझे थोड़ी घृणा खुद पर होने लगी। ये कैसा काम कर रहा है, अभी एक ऐसा काम कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये काम सही नहीं है। ये लोग मरे हुए हैं, इन्हें किसी ने मारा होगा। ऐसा तो नहीं सत्यम जी जो सबके सामने अच्छे बनते हैं, असल में बुरे हैं, जो अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारते हैं और फिर उनकी लाशों को यहां पर फेंकवा देते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, चाबी मेरे पास है, इस जंगल में कोई आता नहीं और मुझे कोई भी लाश दोबारा उस जगह पर मिलती नहीं। बाद में लाश को उठाता कौन है, ले जाता कौन है? आखिर इसका जवाब मैं सत्यम जी से पूछूं या ना पूछूं? मन ने तो कहा पूछ ले, लेकिन दिमाग ने कहा नहीं, चुपचाप अपना काम करता रहे। मैंने फिर खुद को समझाया कि सत्यम जी अच्छे इंसान हैं, सत्यम जी अच्छे इंसान हैं। ये कुछ ऐसा होगा जो समझ से बाहर है, जरूरी चीज होगी, मैं समझ नहीं पाऊंगा। ये बड़े लोगों की बात है, वो मुझ पर भरोसा करते हैं। ऐसे लगभग 2 महीने तक मैं काम करता रहा। चुपचाप बारिश वाली रात यहां पर आता, लगभग 6 घंटे तक। एक बार मैंने 5 लाशों से वो महंगी चीजें निकाली थी। हर किसी के शरीर पर जख्म था। 2 बूढ़े भी आए, उनके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, जैसे दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मौत हुई हो। फिर 2 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे मन में शंका भर दी। मैं पास के गांव में घूमने के लिए गया हुआ था। वहां पर मुझे एक लड़का मिला था जो दिल्ली का था। वो भी वहां घूमने के लिए आया हुआ। वो मेरा एक अच्छा दोस्त बन गया था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि मैं उससे उसका एड्रेस पूछ पाता या हम दोबारा मिलेंगे ये कह पाता। फिर मैंने उसकी लाश को उस रात जंगल में देखा था। वही सोने की चेन जिसे वो अपनी उंगलियों में फेरा करता था। फिर वो कहता था ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, मुझे छोड़कर चली गई। मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब भी सोचता हूं वापस कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। वही लॉकेट उसके गले से निकाला था मैंने। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं भी एक सच्चा प्यार चाहता हूं और उसकी तरफ देखकर मैं उसके जैसा बनना चाहता था कि किसी से पूरी तरह से मैं सच्चा प्यार करूं। मैंने वो लॉकेट निकाला और फिर हिम्मत नहीं हुई कि उसकी जेब में हाथ डाल पाता या किसी और चीज को निकाल पाता। मैं घबराया हुआ था। फिर मैं रोते रोते वापस उस घर में आ गया। सोचता रहा पूरी रात। अब मुझे शक होने लगा, ये सत्यम जी अच्छे इंसान नहीं लगते। वो मुझसे मिला था, बहुत अच्छा था, और इसके शरीर पर काफी ज्यादा निशान है, चोट के निशान, जैसे पत्थर से इसे कुचला गया हो। आखिर इसे मौत के घाट उतारने का क्या कारण हो सकता है? मुझे नहीं लगता इसके साथ कोई हादसा हुआ होगा। मुझे लगता है इसे मारा गया है और ये काम सत्यम जी का है। लेकिन अब मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं, और वो भी बिना बेईमानी के। मैं वादा कर चुका हूं, इस बारे में किसी को बताऊंगा नहीं, बेईमानी नहीं करूंगा। तो मैं अब इससे बाहर निकलूं तो निकलूं कैसे? मैं इस चीज से सबसे ज्यादा डर रहा था कि यहां इतनी लाशें मैं देख चुका हूं। अब इसमें से एक लाश अगर मेरी भी हुई तो किसी को क्या पता लगेगा? इतना अमीर आदमी है, किसी को रातों रात गायब करवा देगा, कोई जान तक नहीं पाएगा। फिर मैं थोड़ा चुप रहा, लेकिन अब घबरा जरूर रहा था और मुझे काम से डर लग रहा। अगले दिन मैं ऑफिस गया। उसके बाद मैं सत्यम जी से इस काम के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाना चाहता था, लेकिन मैंने जब कुछ सवाल पूछे उन्हें शक होने लगा कि मैं इतने ज्यादा सवाल क्यों पूछ रहा हूं, तो वो मुझे वापस जंगल में लेकर आए। उस रात मेरी सांस रुकी हुई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। काम उन्होंने मुझे समझा दिया था, लेकिन वो मुझे यहां पर क्यों लेकर आए हैं? मुझे लगा कहीं मुझे मारकर यहां फेंकने तो नहीं वाले।
फिर उन्होंने वहां मुझे समझाया, देखो खास कारण है, सवाल मत पूछा करो। तुम्हें काम में कोई दिक्कत हो रही है, किसी तरह की कोई चीज चाहिए, कहो मुझे, मैं तुम्हें दूंगा। रुपए की जरूरत है, घर में परेशानी है, मैं दूर करूंगा। लेकिन इस काम के बारे में सवाल मत पूछो। मैंने कहा है ये खुफिया काम है, इसके बारे में किसी को तुम बता नहीं सकते। तुम पर मैं भरोसा करता हूं, लेकिन अब मुझे तुम पर थोड़ा शक हो रहा है। तुमने जिस तरह से सवाल पूछे हैं, बताओ मुझे, क्या तुम अब भी ईमानदार हो? क्या तुम मुझ पर शक नहीं करोगे? चुपचाप काम करोगे? बताओ, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? और मैंने नजरें झुकाकर कहा था, जी बिल्कुल, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं धोखा नहीं दूंगा आपको, चाहे जो हो जाए। और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है ना। मन करता है काम के बारे में जानने के लिए, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें सवाल नहीं पूछे जाते। फौजी देखे हैं तुमने? फौजी जो सेना में होते हैं वो सवाल नहीं पूछते, वो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। और देखो तरक्की होती है उनके साथ, उन्हें मेडल्स मिलते हैं। मैं भी तुम्हें बोनस दूंगा, बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें। तुमने सामान बहुत कीमती इकट्ठा किया है, तुम्हें पता है उसकी कीमत कितनी है। अब तुम हिस्सा चाहते हो या तनख्वाह चाहते हो? मैंने कहा, जी नहीं नहीं, मैं कोई हिस्सा नहीं चाहता, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, मैं कोई लालची नहीं हूं। और जितनी तनख्वाह आपने देने का वादा किया है वो बहुत ज्यादा है, 10 गुना, यानी 10 महीने में जितनी मिलेगी आप 1 महीने में दे रहे हैं। मैं खुश हूं, काफी ज्यादा है वो। उन्होंने कहा, तो ठीक है, काम करते रहो, कोई मुश्किल हुई तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मुश्किल, तुम्हारी परेशानियां खुद दूर करूंगा। मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूं। मैंने फिर से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भी था, ज्यादा भी मेहनत मत किया करो, अगर 1-2 लोगों का सामान ले आए तो बहुत होता है। तुम ज्यादा काम के चक्कर में दिमाग मत खराब कर लेना। तो मैं थोड़ा कम काम करने लगा। लगभग 12 दिन बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही। मैं जंगल में घूमना शुरू हो गया। सामने मुझे एक लाश मिली। जैसे ही लाश की जेब में मैं हाथ डाल रहा, मैंने उसकी कलाई पर ढूंढा कुछ है या नहीं। गले में सोने की चेन जरूर मिली। जब मैं चेन को उतार रहा तो उस लाश को थोड़ा सीधा करना था। मैंने उस लाश को सीधा किया। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, नियम के अनुसार मुझे चेहरे की तरफ ज्यादा समय नहीं देखना था, लेकिन मैंने बस एक झटके में देखा और पहचान लिया। मैं सत्यम जी के लिए काम करता था। ये जयंत था, मेरा दोस्त जयंत, जो उनके ऑफिस में काम करता था। कल ही तो मिला हूं, कह रहा था मेरी बेटी हुई है। ऑफिस में लड्डुओं का डिब्बा लेकर आया था, कितना खुश था। मर गया क्या? गर्दन पर मैंने उंगली लगाई, उसकी सांस नहीं चल रही थी। मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं कभी इधर देखता, कभी उधर देखता। ये क्या जयंत? नहीं जयंत। मैं उसे उठाना चाहता था, लेकिन वो तो मर चुका था। जिसके बाद मैं भागा भागा वापिस आया और मैं उस घर में चुपचाप बैठ गया। आईने में खुद को देख नहीं पा रहा था। मेरे दोस्त को मार डाला, उसके साथ तो कुछ भी बुरा हुआ हो सकता है। मैंने तो ये तक नहीं देखा कि उसकी मौत कैसे हुई है, लेकिन उसे मारा गया है, पक्का मारा गया है। हे सत्यम जी, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब मुझे कुछ करना होगा, वरना लोग मरते रहेंगे। ये पागल इंसान सबको मार डालेगा। अगले दिन मैं सोच रहा था कि मैं जयंत के घर जाऊं, उसकी बीवी को बताऊं। अब मुझे किसी को सच तो बताना होगा। अब शायद धोखा देने का समय आ गया था, क्योंकि मेरे दोस्त की मौत हुई थी। लेकिन जब मैं उसके घर पहुंचा, जयंत अपने घर से बाहर निकलकर मेरी तरफ देख रहा और कह रहा, क्या हुआ, घर आया है, आजा आजा। अबे भूखे, तुझे पार्टी चाहिए? पता है मुझे पार्टी चाहिए, लेकिन सुबह सुबह देख, तू सुधरने वाला नहीं। मैं उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा। यह कैसे हो सकता है? मैंने उसकी लाश उस जंगल में देखी। लेकिन फिर वो कहने लगा, क्या हुआ, तू कैसे घूर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तू मुझसे डर रहा है। क्या हुआ? वो मेरे करीब आया तो मैंने 2 कदम पीछे हटा लिए, जिसके बाद भाभी भी बाहर आई और कहने लगी, अरे अभी भैया आइए आइए, अंदर आइए। लेकिन फिर जयंत ने कहा, नहीं नहीं, ऑफिस का टाइम हो गया है,
अब इसकी तो ऐश है, मालिक को बचाया तो काम ही ऐसा मिला है, छुट्टियों में रहता है, घूमता फिरता रहता है। चल तुझे पार्टी मैं बाहर देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं यार, पार्टी लेने के लिए नहीं आया था, बस तेरी याद आ रही थी तो तुझसे मिलने के लिए आया था। ऐसा कर, पार्टी मैं देता हूँ। चल ऑफिस में आधा घंटा लेट पहुंच जाना और मैं कह दूंगा मालिक को, ठीक है ना? जयंत कह रहा, क्या हुआ यार, तू बड़ा उदास लग रहा है और तू मुझे घूरे क्यों जा रहा है? हम एक छोटे रेस्टोरेंट में बैठे हुए, मैं जयंत की तरफ देखे जा रहा। मैंने उसके गले की वो चेन निकाली थी। फिर मैंने जयंत को कहा, जयंत तू कल रात कहाँ था, बता सकता है? उसने कहा, कल रात क्या, घर पर ही था। अब तुझे पता तो है, बेटी हुई है तो ख्याल भी रखना पड़ता है। एक तो रिश्तेदार घर नहीं आ रहे यार, सारा काम मुझे करना पड़ता है। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। मैंने कहा, जयंत तुझे रात को पक्का याद है तू बेहोश नहीं था या तू घर से बाहर नहीं गया? उसने कहा, नहीं यार, पूरी रात मैं सो नहीं पाया। लेकिन ये कैसा सवाल है, तू कैसे सवाल पूछ रहा है? जिसके बाद मैंने कहा, यार तू एक बार मुझे वो चेन तो दिखा गले वाली, वो कहाँ है? उसने अपने गले की चेन बाहर निकाली और कहा, ये देख यार चेन, तू पागल हो गया है, तू कैसे सवाल पूछे जा रहा है? मैंने अपने जेब में हाथ डाला। जयंत की चेन मेरी जेब में भी थी। फिर मैंने कहा, जयंत तू निकल, मैं किसी से यहां मिलने के लिए आने वाला था, सोचा तुझे भी पार्टी दे दूं, अब बाद में बताऊंगा मैंने पार्टी क्यों दी है, तू निकल। वो वहां से गया तो मैंने वो चेन निकाली। हूबहू उसके गले में डाली गई चेन के समान ये चेन थी। फिर मैं सोचने लगा, यार वो पक्का मरा हुआ था, बिल्कुल जयंत जैसा लग रहा। गले की चेन भी वही थी, लेकिन वो लाश जयंत की नहीं थी, ये तो जिंदा है। ये चल क्या रहा है? इसका कोई हमशक्ल नहीं है, इसका कोई जुड़वा भाई नहीं है, लंगोटिया यार है मेरा। तब से देख रहा हूं जब इसे कपड़े पहनने तक नहीं आते थे, कोई भाई नहीं है इसका। तो वो कौन था जो बिल्कुल इसके जैसा लग रहा? उस जंगल में चल क्या रहा है? अब मैं सत्यम जी को कुछ बोल नहीं सकता था। अब मैंने उन्हें कोई धोखा भी नहीं दिया, बात मैंने किसी को नहीं बताई। फिर मैं वापस रात के वक्त, बारिश नहीं हो रही थी लेकिन उस जंगल में घूमना चाहता था। मुझे लग रहा इस जंगल में कुछ ऐसा तो होता है जो मेरी समझ से बाहर है और इसके बारे में पता लगाने के लिए मुझे उस जंगल को खंगालना होगा। कोई ना कोई तो है जो उन लाशों को फेंक कर जाता है। क्यों जाता है, मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं दिन के वक्त उस जंगल में घूमने लगा, देखने लगा कुछ अजीब मुझे मिल जाए। अगर वो लाशें यहां पर हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं तो दफनाया गया होगा। ये शायद लोगों के हमशक्ल ढूंढते हैं या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन वहां पर मुझे जंगल में कोई कब्रिस्तान नहीं मिला। मैं ढूंढना चाहता था कोई ऐसी जगह जहां कम से कम सामान ही मिल जाए। कपड़े भी क्या लाशों के साथ दफना दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं? ना कोई कब्रिस्तान, ना कोई शमशान घाट, वहां पर कुछ नहीं था। लेकिन वहां पर कुछ गुफाएं जरूर थीं। डरते डरते मैं एक गुफा में घुसा था, लेकिन अंदर कुछ बिच्छू और सांप मिले। फिर मैं अंदर नहीं गया। मैंने महसूस किया कि अंदर कोई और भी नहीं जाता होगा। अगर कोई जाता होता तो साफ सफाई होती। पूरा दिन घूमने के बाद भी मुझे एक लाश तक न मिली, कुछ सामान न मिला और इस जंगल में घुसने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। मैं सर को खुजाता जा रहा। आखिर बारिश वाली रात यहां पर होता क्या है? वो लाशें आती कहां से हैं? सच का पता लगाने के लिए मुझे जब बारिश होगी तब यहां पर घूमना होगा, देखना होगा आखिर लाशों को फेंकता कौन है। उस समय जो भी मुझे भागता हुआ या छिपता हुआ नजर आ गया, बस मैं उसे पकड़ूंगा, क्योंकि नियमों के अनुसार किसी को पकड़ना, उससे बात करना, ये नहीं बताया गया है। बारिश वाली रात कुछ दिनों बाद आ गई। मैं पहले से ही तैयार था। कपड़े भी मैंने ऐसे पहने हुए ताकि भागने में मुझे आसानी हो। मैंने अपने पास एक चाकू भी सुरक्षा के लिए रखा हुआ था। जिसके बाद मैं बारिश से कुछ समय पहले घूमना शुरू हो गया। बूंदाबांदी शुरू नहीं हुई थी। मैं देखना चाहता था आखिर ये लाशें आती कहां से हैं। कोई तो बारिश में इसे फेंकेगा ही।
लेकिन बारिश से पहले मुझे एक लाश तक ना मिली। ढूंढता रह गया मैं। जब बारिश शुरू हुई तब अचानक एक जगह मुझे लाश मिली और फिर से मैंने अपने सर को पकड़ा। ये जो भी लाशों को फेंक कर जाता है ये मुझसे बहुत ज्यादा तेज है। इसे पता है मैं कहां पर हूं और मैं किस तरफ जाऊंगा, तभी तो वो लाश को फेंक कर चला जाता है और मुझे पता तक नहीं चलता। कोई बात नहीं, पहले लाश का सामान निकालता हूं। मैंने एक नियम तोड़ा। मुझे उसका चेहरा ज्यादा समय देखना नहीं चाहिए था और पहले तो ये पता लगाना था कि वो मरा हुआ है या नहीं। जब मैं उसकी घड़ी निकाल रहा, अचानक उसने पलकें झपकी। वो जिंदा था। फिर वो मेरी तरफ देखने लगा। मैं तो घबरा गया। ये क्या, ये तो जिंदा है, अब मैं क्या करूं? वो उठा। जो घड़ी मैंने उसकी कलाई से निकाली थी उसने वो घड़ी को पकड़ लिया, जिसके बाद उसने घड़ी को छीना। मैं तो डर गया। मैं घर की तरफ भागने लगा। वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। बारिश पहले तो तेज थी, लेकिन हवा चलने के कारण बीच बीच में बारिश रुक भी रही थी। वो मेरे पीछे ही भाग रहा और मुझे लगा एक बार मैं छिप जाऊं, बाद में मैं इसके बारे में सत्यम जी को जरूर बताऊंगा। लेकिन वो कहां गया पता ही नहीं चला। बारिश काफी कम हो चुकी थी, अब वो पीछे नहीं था। मैं डरा हुआ घर के अंदर पूरी रात छिपा रहा और अगली सुबह जब मैं वहां से निकला, उसके बाद मैं सीधा सत्यम जी को बताने लगा। मैंने कहा, सत्यम जी, कल मेरे साथ कुछ हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ क्या हुआ? मैंने कहा, जी एक इंसान था, मुझे लगा मरा ही होगा, बस छोटी सी गलती हो गई, मैंने चेक नहीं किया। वो जिंदा था, मेरे पीछे भागा। मैंने घड़ी निकाल ली थी लेकिन उसने वो घड़ी छीन ली, माफ कर दीजिए। फिर मुझे सत्यम जी ने कहा, कोई बात नहीं है, तो क्या हुआ? अगर चीज नहीं मिली, नुकसान तो नहीं पहुंचा ना। आगे से ध्यान रखना, अगर तुम्हें किसी का शरीर गर्म लगे, कोई जिंदा लगे, तो वहां से भागो, जितनी जल्दी हो सके वहां से भागो, इससे पहले कि वो नुकसान पहुंचाए या कुछ ऐसा करे। ये भी नियम है, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं। मैंने कहा, जी माफ कर दीजिए। फिर सत्यम जी ने कहा, देखो वो चीजें कीमती जरूर हैं, लेकिन तुम्हारी जान मेरे लिए ज्यादा कीमती है। कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारी जान जोखिम में आए। अगर ऐसा कभी दोबारा हुआ तो छीनने की कोशिश मत करना। हम सिर्फ वहां पड़ी लाशों से सामान निकालते हैं। मैंने फिर से यह सवाल पूछा, लेकिन ये लाशें आती कहां से हैं? सत्यम जी ने कहा, नहीं नहीं, देखो तुम ज्यादा पूछ रहे हो, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं या नहीं, दोबारा मुझे इसका जवाब दो। मैंने कहा, जी आप कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, तो काम पर लग जाओ, घूमो फिरो। अब 2-4 हफ्ते तक तो बारिश आने वाली नहीं, अब इस मौसम में कम ही बारिश होती है, तो घूमो फिरो। वो ऐसा लगता था जैसे बड़े दरिया दिल हैं, लेकिन उस जंगल में एक ऐसा दर्दनाक खौफ का मंजर नजर आता था जिसे देखकर कोई भी कहते कि ये इंसान एक शैतान है। लेकिन मुझे सच का पता लगाना था। मैं घूमने के लिए नहीं गया, मुझे लगा मुझे उस जंगल में रुकना चाहिए, चाहे दिन हो या रात। घर वहीं बना हुआ है तो मैं वहीं पर रहूंगा, खाना ले जाऊंगा वहां। उन्होंने कहा है मैं कभी भी आ सकता हूं, कभी भी जा सकता हूं। बिना नियम तोड़े सच का पता लगाना ठीक रहेगा। अब मैं ऐसा ही करूंगा। दिन भर मैं उस जगह की तलाशी लेता रहा, जानता रहा छिपने के रास्ते, बचने के रास्ते। अगर वहां पर लाशें आती हैं, कोई कहां से ला सकता है, किस समय ला सकता है, छिपा कर रखी होंगी लाशें, ये सब कयास मैं लगाता रहा। रात को भी मैं घूमने के लिए जाता, मुझे कोई नहीं दिखता। और ऐसे ही कई हफ्ते निकल गए, मुझे वहां पर कोई नहीं मिला। भले ही मैंने वहां पड़ा हुआ कभी कभी सामान भी देखा, कीमती चीजें जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, कुछ महंगी घड़ियां, वो भी वहां मट्टी में गड़ी हुई थी। और फिर मुझे लगा कि सत्यम जी इसके सहारे तो बैठे नहीं रहते होंगे। माना कि लाशों से कीमती चीजें मिलती हैं और मैं वो कीमती चीजें निकालता हूं, लेकिन क्या इतना अमीर आदमी इन चीजों के सहारे बैठा हो सकता है? इन चीजों से उसका क्या फायदा? और क्या यहां पर
मेरे सिवा कोई और भी काम कर चुका है? इसके बारे में कैसे पता लगाऊं? मैं किसी से पूछता उससे पहले ही बादल घिर आए थे और उस दिन मैं सोच रहा कि सच का पता मुझे जंगल में ही लगेगा, तो सच का पता लगाता हूं। सच का पता लगाने के लिए मैं जंगल में घूमता गया। बारिश होने लगी थी, मुझे वहां लाशें मिलती, लेकिन मैं उन लाशों को देख रहा और फिर काम नहीं कर रहा। मुझे ये जानना था कि जंगल में कितनी लाशें हैं, कहां कहां फेंकी गई हैं और क्या कोई मुझे देख भी रहा है। अगर मैं लाशों से सामान ना निकालूं तो क्या होगा? घूमता गया मैं। उस दिन मैंने करीबन 12 लाशें देखी, जिनमें से 2 शायद जिंदा भी होंगे। मैंने छुआ तक नहीं। मैं थोड़ा दूर निकल गया जब मुझे हरकत महसूस हुई। जब 13वीं लाश के पास पहुंचा था मैं, उस लाश का चेहरा देखा मैंने, पहचानने की कोशिश की। वो हूबहू मेरे जैसा था। जो कपड़े इस समय मैंने पहने हुए थे वैसे ही कपड़े उसने पहने हुए थे। वो लाश मेरे सामने पड़ी, उसकी वो लाल अंगूठी, ये अंगूठी तो बिल्कुल मेरी अंगूठी जैसी है। उसके गले में चेन थी जिसमें छोटा लॉकेट, हूबहू मेरी चेन के लॉकेट जैसा। मेरी सांस रुक गई। ये क्या? फिर मैंने वो किया जो मैं कभी नहीं करता था। मैंने जेब में हाथ डाला, मैंने उसका पर्स निकाला। उसके पर्स में हर वो चीज थी जो मेरे पर्स में थी। वही नंबर वाले नोट, वही आइडेंटिटी कार्ड, वही आधार कार्ड। मेरा लाइसेंस भी बिल्कुल वैसा का वैसा, जैसे घिसकर पुराना बनाया गया हो। फिर मैं वो पर्स लेकर घर के अंदर आ गया। फिर मैं उसे देखे जा रहा और अपनी चीजों को देख रहा। मैंने सोचना शुरू किया, ये क्या, ये चल क्या रहा है? असली नकली में फर्क करना असंभव हो चुका है। मुझे इसका जवाब चाहिए। सत्यम जी से मुझे जवाब चाहिए। लेकिन मैं उनसे बात करूंगा तो वो मुझसे यही पूछेंगे कि तुम ईमानदार हो या नहीं। मैं ईमानदार हूं, लेकिन जो मैंने सामने देखा है उस पर मैं यकीन करूं तो कैसे करूं? क्या हो रहा है इस जंगल में? मुझे सच का पता लगाना है। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी और इस बार ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। 1 घंटे तक मैं घर में रहा और फिर मैंने सोचा दोबारा उस लाश के पास जाता हूं। ऐसा करता हूं, उस लाश को मैं यहीं पर ले आऊंगा, फिर देखता हूं, इस लाश को संभाल कर रखूंगा। सच का पता तो मुझे लगाना ही होगा। मैंने अपने जैसी दिखने वाली वो लाश घसीट कर घर के अंदर लाने की कोशिश की। घसीट घसीट कर लगभग 45 मिनट तक मैं उस घर के अंदर लेकर आया उस लाश को, और जैसे ही दरवाजा खोलकर मैं लाश को अंदर लेकर गया, मैं देखने लगा ये क्या। लाश मेरे हाथ में थी, भारी लाश जो कि मिट्टी से सनी हुई। मिट्टी के निशान तो फर्श पर पड़े, लाश मेरे हाथ से गायब हो गई। मेरे बिल्कुल आंखों के सामने से वो लाश गायब, और मैं अपने हाथों को देखने लगा। अरे मेरे तो हाथ भी गीले हैं, लाश कहां गई? लाश उसके बाद मुझे मिली ही नहीं। मैं ढूंढता रहा पूरी रात, और लाशें थीं, और वहां मुझे एक आदमी मिला। ये 4 बजे का वक्त था, अभी अंधेरा था। वो आदमी पेड़ के पास बैठा हुआ भटक रहा, इधर उधर झांक रहा। उसके सर पर चोट लगी थी, लेकिन वो जिंदा था। शायद वो मेरे सवालों के जवाब देता। मैं नियम तोड़ने वाला था, लेकिन मुझे सवालों के जवाब चाहिए थे। मैं उसके करीब गया, वो मुझे पकड़ना चाहता था, और मैंने कहा, रुकिए रुकिए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आप बताइए, आप कहां से आए हैं? आप यहां कैसे आए? क्या आपको मारने की कोशिश हुई है? क्या आप जिंदा बच गए? उसने कहा, मुझे अच्छे से कुछ याद नहीं आ रहा। मैं गाड़ी चला रहा था, अचानक सामने ट्रक आ गया। उसके बाद मुझे लगता है मेरी टक्कर उस ट्रक से हुई, और उसके बाद मैं यहां पर कैसे हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तब उस आदमी से बात की, आप बता सकते हैं आप कहां के रहने वाले हैं? मैं ताकि आपके बारे में कुछ पता लगा पाऊं, क्योंकि यहां पर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। यहां जो हो रहा है मुझे नहीं पता। उस आदमी ने अपने बारे में बताया, और उसके बाद जैसे ही उसे मैं अपने उस घर में लेकर आया,
उसने घर में पैर रखा, मेरी आंखों के सामने से वो गायब। वो घर के अंदर पहुंचते ही गायब हो गया और ये सबसे बड़ी परेशानी थी। आखिर ये चल क्या रहा है? जंगल के वो इंसान कहां जाते हैं, चाहे जिंदा हो या लाशें? लेकिन उसने अपने बारे में बताया था और अगले दिन मैं उसे ढूंढने के लिए निकला। आखिर उसके साथ क्या हुआ है? उस एड्रेस पर जब मैं पहुंचा था, मैं उस आदमी से मिला और वो मुझसे ये जानना चाहता था कि मैं उससे मिलने क्यों आया हूं और मैं कौन हूं। मैंने कहा, जी याद करिए, कल रात आपने जो मुझे बताया था, आप वहां कैसे पहुंचे थे? उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम कौन हो? मैंने उसे अपने बारे में बताया, लेकिन मैं ईमानदार था तो जंगल का राज उसे नहीं बता सकता था। उसे कुछ याद नहीं। मैंने कहा, जी आपकी गाड़ी ठीक है? उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने कहा, तुम पागल हो? कैसी मनहूसों जैसी बात कर रहे हो? मेरी गाड़ी बिल्कुल सही सलामत है और भगवान करे ऐसा कभी ना हो। उसने ये कहा और मुझे खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। अब मैं ये तो जान चुका था, वहां जो भी होता है, चाहे वो जिंदा हो या मरा हो, बाद में क्या उसे कुछ याद नहीं रहता। और वो बिल्कुल हूबहू मेरी जैसी दिखने वाली लाश, उसके बारे में क्या कहूंगा मैं, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी जैसी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे बेहोश करके वहां लेटाया गया। मैंने अपनी आंखों से खुद को देखा। ये एक ऐसी पशुपेश है जिसमें मैं फंस चुका हूं, और अगर मैंने सच नहीं जाना मैं पागल हो जाऊंगा। ये काम मैं नहीं कर सकता। मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, कम से कम मुझे ये तो पता लगे। अपने ज़मीर को जवाब देना है मुझे। अब तो साफ साफ मुझे सत्यम जी से बात करनी होगी। और मैं पहुंच गया उनके ऑफिस में, और सीधे उनके ऑफिस में जाकर मैंने यही कहा, देखिए सर, मैं शुरू में ही बताता हूं, मैं ईमानदार हूं, लेकिन मैं कोई मुजरिम नहीं हूं। मैं कोई गलत काम नहीं करता। आपके प्रति मैं ईमानदार हूं, लेकिन वहां जो हो रहा है, मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं ये काम करूं। मुझे आप सच बताइए, ये चल क्या रहा है? मेरे साथ जो जो हुआ है मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, उसके बाद कैमरे की तार निकाल दी, फिर आसपास देखा कि कहीं वहां कोई माइक तो नहीं, कुछ तो नहीं। वो मुझसे ऐसे बात करना चाहते थे कि वो बात कोई ना सुन सके। फिर उन्होंने कहा, दोबारा उस बारे में यहां कभी बात मत करना, कोई और सुन सकता है। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए। आज रात बारिश पक्का ही होगी, बूंदाबांदी तो अभी हो रही है। रात के वक्त मैं उसी जंगल में तुम्हें जवाब दूंगा। हर एक सवाल का मैं तुम्हें जवाब दूंगा, तैयार रहना। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, इसका सबूत मैं उसी जंगल में तुम्हें दूंगा। रात को मैं उसी घर में था, उनका इंतजार कर रहा। 8 बज चुके थे, बूंदाबांदी हो रही थी। अब बारिश धीरे धीरे बढ़ भी रही, हवा भी चल रही थी। गेट खुला और सत्यम जी अकेले थे, अपनी वही बुलेट प्रूफ गाड़ी में। अब उनके साथ उनका बेटा तक नहीं था, और उन्होंने कहा, बहुत मुश्किल से आया हूं उससे पीछा छुड़ाकर। वो तो मेरे साथ चिपका रहता है और कहता है मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। अब दरवाजा बंद करो पहले। मैंने दरवाजा बंद किया और मैं डरा हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा सच पता लगेगा, हो सकता है मैं उसे बचा ना पाऊं। हो सकता है ये बहुत बड़े गुनहगार हो और अपने गुनाह ये मेरे सामने कबूले, और उसके बाद हो सकता है ये मुझे मार डाले। मैं खुद की सुरक्षा के लिए चाकू को अपनी जुराब में छिपाए हुए था। फिर उन्होंने कहा, बारिश देखो, तुम्हें भी ये बारिश अजीब नहीं लगती? ये पूरी जगह को मैंने इसलिए खरीदा था क्योंकि मैंने उस चीज को अपनी आंखों से देखा जो कोई देख नहीं सकता था। पास में एक गांव हुआ करता था और वो गांव वाले इस जंगल में आने से डरते थे। उनका मानना था यहां उन्हें भूत नजर आते हैं, लेकिन मैं भूतों पर यकीन नहीं करता। उस समय मेरा काम थोड़ा ठीक ही चला करता था, लेकिन ये गांव की जमीन बड़ी सस्ती थी। मैं इस जमीन को खरीद सकता था, लेकिन खरीदता क्यों? मुझे एक कारण भी तो चाहिए था। जंगल कटवाना पड़ता, खेती के लिए इस्तेमाल करता, लेकिन भूतों को ढूंढने के लिए, बस देखने के लिए मैं यहां पर आया। और उस समय बारिश में मुझे एक लाश दिखी थी।
उस लाश की कलाई पर एक सोने की घड़ी थी। मैंने घड़ी को निकाला। एक सोने की चेन थी। मैंने सब कुछ निकाला। शुरू में मुझे लगा कि मैं बेईमानी कर रहा हूं, लाश की चीज मुझे नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन वो लाश थी और मैंने उसे नहीं मारा था। जिसके बाद दूसरी बार भी मैंने ऐसा देखा। कोई यहां नहीं आता था, सब इसे एक शापित जमीन कहते थे, लेकिन यहां पर लाशें मिलती और लाशों के शरीर पर महंगी महंगी चीजें होती। मैं सोच में पड़ा हुआ आखिर चल क्या रहा है। फिर मुझे यह भी डर था, इसके बारे में किसी और को पता लगा तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूं। तो मैंने पूरी की पूरी जमीन खरीदी ताकि कोई लाशों को फेंक कर ना जाए। लेकिन लाशें फिर भी आ रही और मैंने अपनी आंखों से देखा। चलो मेरे साथ एक खास जगह पर, मैं तुम्हें भी दिखाता हूं वो जगह। अब उस जंगल में एक ऊंचाई वाला हिस्सा था, छोटी पहाड़ी की तरह मिट्टी ऊपर की तरफ उठी हुई। बिल्कुल उसके शिखर पर पहुंचने के बाद वहां पर एक छोटा खंबा लगा हुआ। तब मुझे सत्यम जी ने कहा, देखो बादलों की तरफ, ये जो बारिश हो रही है ये ऊपर से बादलों से हो रही है। अब ध्यान से देखो, पेड़ों के आसपास से तुम्हें ऐसा लगेगा कुछ मोटा मोटा नीचे गिर रहा है। ध्यान से देखने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं तुम्हें दिखेगा। एक तरफ मुझे ऐसा दिखा जैसे कुछ बारिश की बूंदें बस पेड़ों की ऊंचाई से थोड़ी ऊपरी ऊंचाई से नीचे गिर रही हैं। मैंने कहा, जी ये क्या? तब उन्होंने कहा, ये लाशें ऊपर से गिरती थी। मैंने खुद देखा, जो तुम देख रहे हो वो देखो। लाश सच में जैसे पेड़ से थोड़ी ऊंचाई पर प्रकट हुई और नीचे गिरी। मैंने कहा, ये क्या? फिर उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ। वो लाश हमने ढूंढी। उसकी कलाई पर घड़ी, चेन वगैरह बहुत कुछ था। मैंने निकाला और मैं पूछ रहा, यानी कि कोई ने मारता नहीं है, ये आसमान से लाशें गिरती हैं। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, ये सच है कि ये लाशें आसमान से गिरती हैं बारिश की तरह। जब बारिश वाली रात होती है तो ये शापित जमीन पर ये गिरता है। और मैं इसका सच जानना चाहता था, लेकिन शुरुआती सालों में मैं इसके सच का पता लगा ही नहीं पाया। लेकिन फिर मुझे मेरे चाचा जी की लाश नजर आई थी। मैं डर गया, शायद ये कोई शैतान है जो सबको मार रहा है। लेकिन अगले दिन मेरे चाचा जी जिंदा थे। मैंने उनसे बात की, उन्हें कुछ याद नहीं। फिर मुझे कई लाशें ऐसी मिली जो जानने पहचानने वाले थे, जो जिंदा थे, लेकिन लाशें तो मिली। फिर मैंने उन लाशों को वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ बारिश में लाशें रहती। अगर आप बारिश से उन्हें दूर करो, छत के नीचे करो, तो वो गायब। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आना शुरू हुआ, ये लाशें कहां से आती हैं। ये जमीन किसी तरह एक छोटा प्रतिबिंब या दरवाजा है। पैरेलल यूनिवर्स। हमारे ब्रह्मांड की तरह इस दुनिया में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जहां पर हमारी तरह समानांतर ब्रह्मांड वाले लोग रहते हैं। शायद जब बारिश होती है तब ऊर्जा का प्रवाह इस जगह ऐसा होता है कि जो वहां मरता है उनकी लाशें हमें यहां नजर आती हैं। उन्हें हम बचा नहीं सकते, वो गायब होते हैं शरीर के साथ। लेकिन अगर कीमती आभूषण निकाल लिए जाएं तो हम वो आभूषणों को संभाल सकते हैं। नकल, बिल्कुल हमारी चीजों जैसी नकल, लेकिन उस ब्रह्मांड से गायब इस ब्रह्मांड में हमारे वो काम आ सकती हैं। लेकिन मैं ये बात अब भी नहीं समझ पाया कि कई तो लाशें होती हैं, लेकिन कुछ उनमें जिंदा भी, और जो जिंदा हैं वो पागलों जैसा व्यवहार करते हैं क्योंकि वो समानांतर ब्रह्मांड के हैं। हो सकता है वो उन लोगों के साथ ये सब होता है जो कोमा में होते हैं और यहां उठते हैं और ऐसे बताते हैं कि हम तो जिंदा हैं। लेकिन अगर तुम उसे ढूंढोगे तो हमारे ब्रह्मांड में वो और मिलेंगे, उन्हें कुछ याद भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो जिंदा लोग हैं वो अलग ब्रह्मांड से यहां पर किसी तरह तो आते हैं। ये जादू है कुदरत का। अब तुम बताओ, जो तुम्हें मिला था, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाश थी? मैंने कहा, जी नहीं। तभी वो दूसरे आदमी को कुछ याद नहीं था, तभी जयंत को भी कुछ याद नहीं था। तब मुझे सत्यम जी ने कहा, अब बताओ, इस काम के लिए तुम्हारा ज़मीर तुम्हें इजाजत देता है? तुम्हें लगता है कि यहां जो हो रहा है उसमें मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मैं कोई बुरी चीज कर रहा हूं? यहीं से मैं इतना अमीर बना हूं। यहां जो जो मिलता था मैं उसे बेचता था
और मैंने उनकी नकल भी देखी, लेकिन मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। ये एक कुदरत का तोहफा है जो मुझे मिला है, मैं इसे समझ पाया। आम लोग इसे समझ नहीं पा रहे थे। अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ईमानदार रहो, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। ये तुम पर है, अब तुम ये काम करना चाहते हो या नहीं। लेकिन अगर तुम ये काम छोड़ना चाहते हो, छोड़ सकते हो। किसी को बताना मत, ये मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये कहकर वो वहां से जा चुके थे। 1 घंटे तक मैं आईने में खुद को देखता रहा, समझता रहा, सही है या गलत है। इसे जानने में मुझे 1 घंटा लग गया और फिर मेरी ज़मीर ने मुझे जवाब दिया कि तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे। लेकिन किसी और ब्रह्मांड की चीज अगर इस ब्रह्मांड में आए, देखने में भले ही ये चोरी की तरह लगता है, लेकिन इससे फायदा हो सकता है। ये चोरी है या नहीं, इसे अगर आप भी मुझे बताने का थोड़ा सा कष्ट करें तो मैं समझ पाऊंगा। मैं सही हूं या नहीं आप कमेंट्स में जरूर बताएं। और ये काम पिछले 12 सालों से मैं कर रहा हूं। ये उनकी अमानत है जिसे मैं संभाले हुए हूं, और वो कहते हैं इसके बारे में मैं किसी को ना बताऊं, और उन्होंने वो जमीन मेरे नाम कर दी है ताकि मैं इस विरासत को संभाले रखूं और इंतजार करूं अपने वारिस का, जो यहां पर ये काम करेगा। अब आप बताइए, आप में से कौन कौन ये काम करना चाहता है।